पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th। चैप्टर नेम है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, जो कि बुक नंबर 2 में हमें दे रखा है। इसकी जो बेसिक्स की वीडियो है वो हमने पार्ट 1 में देख ली है। उसमें हमने ये जाना था कि इंडिया ने नैम को ज्वाइन किया है। 2 टीम की ऑप्शन थी, एक यूएस जो कि नाटो था, दूसरा यूएसआर जो कि वार्सो पैक्ट के साथ अपनी टीम बना रहा था सोवियत यूनियन में। तो इंडिया ने फिर भी नैम को ज्वाइन किया। इस पार्ट में हमने ये जाना था कि आर्टिकल 51 इंडिया को क्या सजेस्ट करता है, ये अपना कैसे कंट्रीब्यूशन पे करता है ताकि वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जा सके यूएन के थ्रू। ठीक है, अब हमारा जो इस वीडियो का मेन पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट होती क्या है। अब देखिए, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टॉपिक में हमें 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। वेरी फर्स्ट इज नेहरूज रोल, नेहरू का रोल क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया यूएस और यूएसआर से कैसे अपना गैप बना के रख रहा है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा एफ्रो एशिया यूनिटी। ठीक है, तो चलिए इसकी भी बेसिक्स पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उस टाइम की बात है, तब इंडिया के जो लिबरल मूवमेंट थे ना, वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब जैसे इंडिया है तो जो दूसरे देश हैं ये काफ़ी सारे फेमस थे, काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया था 47 में तो इंडिया को फ्रीडम मिली है, 48 में फिर आगे श्रीलंका, फिर 49 चाइना, ऐसे करते करते काफ़ी सारे देशों की इसी टाइम ड्यूरेशन में जो फ्रीडम मिलनी शुरू होती थी। तो बहुत सारे देश एक दूसरे को फॉलो करते होते हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, उन्होंने कैसे क्या किया कि फ्रीडम मिल जाए। तो इसीलिए जो इंडिया के लिबरल मूवमेंट थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, दूसरे देशों में। और हमारे पास एक सुभाष चंद्र बोस भी थे जो लीडर थे हमारे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंटरनेशनल, ये इंडिया से बाहर गए थे, वहाँ पर जाके इन्होंने अपनी एक इंडियन आर्मी रेडी कर ली थी। और इनका मानना ये था कि ये जो हमारी आर्मी की सपोर्ट है ये इंडिया को फ्रीडम दिलाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इस तरह से जो इंडिया की एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे देश जो है वो अपने पास सेट कर गए थे। फिलहाल हम हमारा जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है नेहरू रोल, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, 47 में तो इंडिया को फ्रीडम मिली है ना, लेकिन जो नेहरू जी को जो हमारी गवर्नमेंट में कंट्रोल है वो 46 में हैंड ओवर कर दिया गया था। तो 64 में इनकी डेथ हो गई, तो ये इनका 18 ईयर का टाइम पीरियड है गवर्नमेंट का। जो हमारे नेहरू जी थे ये हमारे पीएम भी थे। ठीक है, पहली बात तो ये नैम को सपोर्ट करते थे। दूसरी बात, ये हमारे पीएम भी थे। पीएम के साथ साथ ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो इनको ये भी ध्यान रखना होता था कि दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे, तनावपूर्ण बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने, इनके पास 3 आइडियाज थे, 3 टॉपिक थे जिनके ऊपर ये काम करते थे। वेरी फर्स्ट था कि प्रिजर्व द सोवर्निटी ऑफ इंडिया। देखो, सोवर्निटी का मतलब होता है कंट्रोल होना। अब हुआ क्या था कि मुश्किल से 47 में तो इंडिया को फ्रीडम मिली है, तो इसके बाद हमारी इंडिया ने ऐसी पॉलिसीज बनानी थी जिसके थ्रू इंडिया का कंट्रोल किसी और देश के हाथों में ना जाए। इसको बोलते हैं कि सोवरेनिटी को, इंडिया को अपने पास प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, पहला तो इनका ये मेन पर्पस होता था। दूसरा, फिर इनका मेन था कि प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी 2 स्टेट्स हैं, हमारी जितनी भी टेरिटरीज हैं, इन सबको आपस में जोड़ के रखा जाए, कोई भी जो टेरिटरी एक दूसरे से अलग ना हो पाए। ठीक है, तो ये भी इनका मेन थीम रहता था। फिर थर्ड, उसके बाद ये बोलते थे कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होते रहनी चाहिए हमारे देश की। तो नेहरू जी ये 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखने के बाद इन्होंने बोला था कि हम जो नैम के साथ है वो जाना पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते थे कि हमें यूएस के साथ जाना चाहिए। जो नेहरू जी का ये डिसीज़न है उसके साथ वो खुश नहीं थे। जैसे कि बी आर अम्बेडकर, वो बोलते थे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ चल आगे बढ़ रहा है, तो जो यूएस है वो भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसीलिए हमें यूएस के साथ चलना चाहिए। फिर जो हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी थी या फिर स्वतंत्रता पार्टी थी, ये लोग कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करते थे, और जो यूएस है वो भी कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करता था। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हर एक चीज़ के ऊपर जो फुल कंट्रोल है, ठीक है, जब फुल कंट्रोल गवर्नमेंट का ही हो, मतलब कि हर एक चीज़, जो कोई भी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब कहीं पे भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह पाती तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट। तो यूएस में ऐसा कुछ नहीं था और इंडिया भी ऐसा कुछ नहीं चाहता था, तो इसलिए यही बोला जाता था कि इंडिया को यूएस के साथ जाना करना चाहिए। कम्युनिस्ट का मीनिंग मैंने समझा दिया कि जब फुल कंट्रोल ओवर ऑफ गवर्नमेंट होता है। चलो, अब नेहरू जी वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। इसमें क्या था कि देखिए,
इंडिया के पास, जैसे कि मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ, कि 2 ऑप्शन थी कि या तो इंडिया यूएन मीन टू से नाटो को ज्वाइन करे, या फिर वार्सा पैक्ट मतलब कि यूएसआर को ज्वाइन करे। इंडिया ने इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया। इंडिया ने ज्वाइन किया था नैम को, एनएएम को, क्योंकि जो इंडिया है वो बैलेंस बना के देखना चाहता था। वो बोलता था कि हम इन दोनों के बीच में इनकी पॉलिटिक्स का कोई भी हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं कि हम बैलेंस में रहें दोनों के साथ। दूसरी बात, जो यूएस था और यूएसआर था, इनके बीच में ना कोल्ड वॉर होते जा रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई हथियारों वाली लड़ाई झगड़े तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा बॉर्डर पे तनाव वगैरह रहता है, एक दूसरे को धमकियाँ देते रहते हैं, वार्निंग्स देते रहते हैं। तो ये यूएस और यूएसआर दोनों का आपस में चलता रहता था। फिर जो इंडिया है उसने क्या किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि इंडिया ने काफ़ी सारे अपने ऐसे पर्सन प्रिपेयर किए थे, जो इनको प्रिपेयर करने के बाद इनको हैंड ओवर किया था यूएन को, और ये यूएन के पास भेजते थे और ये बोलते थे कि ये जो यूएस है और यूएसआर है, इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए। ठीक है। तो इसीलिए इंडिया इन दोनों कैंप से अपना जो गैप वगैरह बना के रखता था और चाहता था कि सभी लोग जो है वो मिल के रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसे लगता था कि जो इंडिया है कि वो अपने नेम वाले कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता। इंडिया का जो झुकाव है वो यूएसआर की तरफ ज़्यादा है, यूएस की तरफ काफ़ी कम है। जैसे कि ये प्रूव भी किया हुआ है बुक में। ये बोलते थे कि हुआ क्या था कि ब्रिटेन ने इजिप्ट पे एक बार अटैक किया। अब इंडिया को भी कंट्रोल कर रखा था ब्रिटेन ने, तो इसीलिए इंडिया और ब्रिटेन की तो आपस में पहले से नहीं बनती थी। जब इसने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया तो इंडिया ने इस चीज़ पे अपना रिएक्शन दिया, ब्रिटेन की काफ़ी बुराई की, थोड़ी बहुत मतलब कि सपोर्ट भी करनी शुरू की ब्रिटेन के खिलाफ। लेकिन सेम ही जब यूएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक किया तो इंडिया ने कोई भी रिएक्ट नहीं दिया। तो सबको लगा कि ये तो दोगलापन है, ये कुछ चीज़ें सही नहीं है। तो इस चीज़ के बाद जो यूएस है वो हैप्पी नहीं था इंडिया से। वो बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे रिएक्ट किया है तो यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने। फिर दूसरी बात, जो इंडिया का दुश्मन है और इंडिया के साथ ही है जो नेबर में है पाकिस्तान, वो यूएस को फॉलो करता था। तो अमेरिका को ये भी लगता था कि अगर सेम ही डे पे दो देशों को फ्रीडम मिली है, एक ही जगह से निकले हैं, एक हमारे फेवर में दूसरा हमारे फेवर में क्यों नहीं है। ये हमारे पास हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था। फिलहाल पहले अभी हम दोनों टॉपिक में देख लेते हैं थोड़ा ऊपर ऊपर से कि हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि नेहरूज रोल क्या था। नेहरूज के रोल के बारे में हमने ये जाना कि नेहरू जी नेम को फॉलो करते थे। उनके पास 3 ऑप्शन थी। वो बोलते थे कि जो हमारे देश की सवर्निटी है हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, मतलब कि इंडिया का फुल कंट्रोल हम इंडिया के पास ही रखेंगे, किसी और गवर्नमेंट को, किसी और कंट्री को हम नहीं देंगे। दूसरा इनका ये मानना था कि जो हमारी टेरिटरीज है हम उनको इंटीग्रेट का मतलब जोड़ के रखेंगे, कुछ भी ऐसा हम नहीं करेंगे कि जिसके साथ हमारी ये जो टेरिटरीज है इनको नुकसान पहुंचे। फिर इसके बाद नेहरू जी का मानना ये भी था कि हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से दूर होकर हम अपने ही देश को जो है वो ग्रो करना चाहेंगे, कि इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर भी कुछ लोगों को लगता था कि नेहरू जी का डिसीजन गलत है, उनको यूएस के साथ एटलीस्ट चलना चाहिए, क्योंकि यूएस भी डेमोक्रेसी को फॉलो करता है और वो कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करता। इंडिया भी कम्युनिस्ट को फॉलो नहीं करता। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जब पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो, कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि इंडिया 2 कैंप से डिस्टेंस भी कैसे बना के रख रहा था। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट को चूज़ किया, नॉन अलाइन को चूज़ किया क्योंकि वो दोनों देशों के बीच में बैलेंस बना के रखना चाहता था। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि यूएस और यूएसआर के बीच में कोल्ड वॉर टेंशन हमेशा चलती रहती थी, इंडिया इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। थर्ड पे इंडिया ने काफ़ी सारे ऐसे मतलब कि ऐसे अपनी तरफ से कुछ पर्सन प्रिपेयर करके भेजे, यूएन को हैंड ओवर किए, जो इन दोनों के बीच में दोस्ती वगैरह करवाना चाहते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता था कि जो इंडिया है वो यूएसआर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, अमेरिका की तरफ उसका कम झुकाव है। इसकी एग्जांपल है कि जब ब्रिटेन जो कि इंडिया का दुश्मन था उसने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया तो इंडिया ने रिएक्ट किया। लेकिन जब सेम यूएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक किया तो इंडिया का कोई भी रिएक्शन नहीं था। इस पूरी चीज़ से जो यूएस था वो खुश नहीं था और उसको ये भी कंप्लेंट थी कि पाकिस्तान जो कि इंडिया के साथ ही फ्री हुआ है, इंडिया का ही नेबर है, एक ही जगह से दोनों देश निकले हैं, तो वो अगर यूएस को फॉलो कर रहा है तो इंडिया फॉलो क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के 2 टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब उसमें हमने थर्ड टॉपिक के बारे में हमारा पढ़ना है। पहला टॉपिक था हमारे पास नेहरूज रोल, दूसरा था डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप, थर्ड टॉपिक है एफ्रो एशियन यूनिटी। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो हुआ क्या था कि जितनी भी जब ये कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, ठीक है, 1940 टू 1950 में, इस टाइम के बीच में काफ़ी सारी अफ्रीकन एशियन ऐसी कंट्रीज थी जिनको फ्रीडम मिलते जा रही थी।
और नेहरू जी का ये मानना था कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी आपस में मिलजुल के रहें, और इसीलिए इन्होंने नैम को फॉर्म ये करवाते जा रहे थे, और सारे ये चाहते थे कि ये सारी कंट्री इसके साथ ही रहें। तो इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले कुछ महीने पहले की बात है, 1947 में एक इससे रिलेटेड एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इससे 2 साल बाद जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई, उससे 2 साल बाद क्या हुआ कि एक साउथ की कंट्री है, साउथ ईस्ट की कंट्री है हमारे पास इंडोनेशिया। इस कंट्री के ऊपर जो डच के लोग, डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, मतलब कि नीदरलैंड के कुछ लोग हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी सेट की हुई थी। तो इंडिया ने इस बात की आवाज़ उठाई थी कि अब इन लोगों को इंडोनेशिया को फ्री कर देना चाहिए। दूसरी बात, साउथ अफ्रीका, हम सबको पता है कि वहाँ पे रेसिज्म चलता था, जिसको एपाथाइड सिस्टम बोलते हैं। एपाथाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि यूनिटी बनाई जाती है कि जो लोग मान लो ये ब्लैक नस्ल के हैं और ये जो लोग हैं ये वाइट स्किन के हैं, तो इनको हर चीज़ में डिवीज़न की जाती है कि ये इस इनके लिए रास्ता ये वाला है, इनके लिए रास्ता ये वाला है, ये वाली सीढ़ी को यूज़ करेंगे, ये वाली सीढ़ी को यूज़ करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो इंडिया ने इस चीज़ के बारे में भी आवाज़ उठाई थी कि इस सिस्टम को जो है वो एपाथाइड सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे जो हमारी एक इसके बाद 1955 में एक बैंटन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद ही नैम को फॉर्म किया गया, जिसके बारे में फर्स्ट समिट है वो भी फुल समिट करवाया गया, जो बेलग्रेड में, सितंबर 1961 में। तो बस ये जो हमारे पास इतना सा टॉपिक था, ये अफ्रो एशियन यूनिटी का हमारे पास टॉपिक था। इसका मेन हमने यही थीम पढ़ा है कि नेहरू जी चाहते थे जितने भी अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ हैं ये आपस में मिलजुल के रहे, नैम को ज्वाइन करें, और इनको ज्वाइन करने के लिए इंडिया ने अपने काफ़ी सारी आवाज़ें उठाई। जो अफ्रीकन एशियन कंट्रीज़ हैं ये सारी फ्री रहे, मिल के रहे, और कुछ एफर्ट्स भी किए जो हमने इसमें डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना।